कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ जगहों की अपनी एक अलग ही वाइब होती है, जैसे वहां की दीवारें कुछ कहना चाहती हों, कोई गहरा राज दबाए बैठी हों। तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही जगह की है। एक हॉस्टल का कमरा, जहां की खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। सोचिए किसी नई जगह पर जाने पर आपको ऐसी चेतावनी मिले। ये सीधी सीधी वार्निंग दो नए स्टूडेंट्स को मिली थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने शायद उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया और इसकी कीमत उन्हें अपनी रातों की नींद गंवाकर चुकानी पड़ी। तो कहानी की शुरुआत होती है मायागंज के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल नंबर 4 से। यहाँ एडमिशन मिला है आर्यन और समीर को, और उन्हें रहने के लिए एक कमरा भी अलॉट हुआ है, कमरा नंबर 309। जी हाँ, वही कमरा जिसके नाम से ही पूरा हॉस्टल कांपता था। जैसे ही दरवाजा खोला, धूल और सीलन की एक भारी गंध ने उनका स्वागत किया। देखकर ही लग रहा था कि कमरा सालों से बंद पड़ा था। पर दो चीजें थी जो बहुत ही अजीब थी। एक, दीवार पर सूखे हुए खून जैसे गहरे लाल धब्बे, और दरवाजे पर बाहर की तरफ से ठोकी गई मोटी मोटी कीलें। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बाहर निकलने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को अंदर ही कैद रखने के लिए ये सब किया गया हो। अब आती है पहली रात। समीर तो दिन भर की थकान से सो गया, पर आधी रात को अचानक आर्यन की नींद टूट गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक चुभ रही थी, और ये यकीनन खिड़की से आने वाली हवा तो नहीं थी। और तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक सर्द बर्फीली फुसफुसाहट गुजरी। आर्यन हड़बड़ा कर उठ बैठा। दिल जोरों से धड़क रहा था, पर कमरे में घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। उसे लगा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, पर वो कितना गलत था। तभी उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। देखा तो छत से कुछ टपक रहा था, लेकिन ये पानी नहीं था। ये एक गाढ़ा काला चिपचिपा लिक्विड था, और उससे सड़े हुए लोहे और किसी मीठी सी सड़न की मिली जुली घिनौनी गंध आ रही थी। कहते हैं ना कि डर सिर्फ देखने से नहीं होता, डर की अपनी एक गंध होती है। देखते ही देखते वो गंध और तेज हो गई। अब वो सड़े हुए मांस की साफ बदबू थी, इतनी भारी कि हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उनका दम घुट रहा था। और ठीक उसी पल, जब वो दोनों डर से लगभग पत्थर बन चुके थे, कमरे के कोने में रखी वो पुरानी लकड़ी की अलमारी, उसका दरवाजा एक धीमी, दर्दनाक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। उस रात सुबह होने तक वो दोनों बस एक दूसरे को पकड़े हुए बिना हिले डुले पड़े रहे। अगली सुबह उनके चेहरों पर रात का खौफ साफ दिख रहा था। तभी एंट्री होती है राघव की, जो एक सीनियर था। शायद उनकी हालत देखकर वो सब समझ गया। उसने उन्हें उस कमरे की कहानी सुनाने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि उन्हें बाद में पता चला, कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा गायब था। राघव ने बताया कि करीब 10 साल पहले माया नाम की एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट उसी कमरे में रहती थी। कुछ लड़के उसे बहुत परेशान करते थे, और एक दिन तंग आकर उसने उसी अलमारी के अंदर खुद को आग लगा ली। माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाई है। पर यह कहानी का सिर्फ वो हिस्सा था जो सब जानते थे। असली सच तो कहीं ज्यादा भयानक था। अगली रात और भी भयानक थी। अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई, और उनके कमरे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाके के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। और इस बार वो अकेली नहीं थी। माया की आत्मा ठीक उनके सामने खड़ी थी, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। तभी आर्यन को वो पहली चेतावनी याद आई, और उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई। आग की लौ देखते ही वो साया चीख कर पीछे हटा, और बस उसी एक पल में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आर्यन और समीर उस हॉस्टल से सीधा अपने अपने घर भाग गए। उन्हें लगा कि वो उस खौफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आए हैं, पर वो गलत थे। ठीक एक हफ्ते बाद आर्यन के नाम एक अनजाना पार्सल आता है। पैकेट के अंदर धूल में लिपटी कमरे नंबर 309 की वही पुरानी जंग लगी चाबी थी, और उसके साथ था एक छोटा सा नोट जिस पर गहरे लाल रंग की स्याही से लिखा था, आधा जला हुआ हिस्सा और भी ज्यादा दर्द देता है। उसी रात एक अनजाने नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ हॉस्टल के पुराने वार्डन की कांपती हुई आवाज थी,
और उसने जो बताया उससे आर्यन और समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वार्डन ने कहा, आग लगाकर तुमने उसे खत्म नहीं किया, तुमने उससे उस पिंजरे से, उस कमरे की कैद से आज़ाद कर दिया है। वार्डन ने समझाया कि माया की आत्मा अब उन दोनों से जुड़ चुकी है और उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर उन्हें इस सब से छुटकारा पाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हॉस्टल वापस लौटना होगा, अलमारी में छुपाकर रखी गई उसकी अस्थियों को ढूंढना होगा और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। डरे सहमे पर कोई और रास्ता न होने पर वो दोनों वापस उस हॉस्टल पहुंचे। तीसरी मंजिल अब पूरी तरह से सील कर दी गई थी। जैसे ही वो उस गलियारे में पहुंचे, उन्होंने अपने सीनियर राघव का धुंधला साया देखा। उसने उन्हें रुकने का इशारा किया और फिर हवा में गायब हो गया। एक और चेतावनी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। कमरा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था, पर वो अलमारी, वो एक चमत्कार की तरह बिल्कुल सही सलामत थी। उसके अंदर एक गुप्त खाने में उन्हें एक छोटी सी मटकी में राख मिली और साथ में एक पुरानी डायरी। उस डायरी में वो सच कैद था जिसे सालों से दुनिया से छिपाया गया था। डायरी के पन्ने पलटते ही सच सामने आने लगा। माया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। वार्डन खन्ना का रिश्तेदार विक्रांत, जो एक सीनियर था, उसे परेशान करता था। मदद मांगने पर वार्डन ने ही माया को एडजस्ट करने की सलाह दी और एक रात विक्रांत अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे में घुस आया, उसे जबरदस्ती अलमारी में बंद किया और आग लगा दी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वार्डन खन्ना ने सब कुछ जानते हुए भी कमरे को बाहर से बंद कर दिया और मदद के लिए तब तक नहीं बुलाया जब तक अंदर से माया की चीखें हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। जैसे ही आर्यन ने डायरी का आखिरी शब्द पढ़ा, माया का साया एक बार फिर उनके सामने आ गया, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति थी। सच सामने आते ही उसका वो खौफनाक रूप धीरे धीरे एक मासूम, बेबस लड़की के चेहरे में बदल रहा था। आर्यन ने पास रखी मटकी से राख निकालकर गंगा जल के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। एक आखिरी बार माया की आत्मा ने उन्हें देखा और एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, धन्यवाद। और फिर एक तेज सफेद रोशनी के साथ वो हमेशा के लिए विलीन हो गई। इसके बाद जो हुआ वो न्याय की एक लंबी प्रक्रिया थी। वो डायरी पुलिस को सौंपी गई। उसके आधार पर वार्डन खन्ना और उस हत्या में शामिल सभी पुराने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। हॉस्टल नंबर 4 की उस इमारत को गिरा दिया गया ताकि वो बुरी यादें हमेशा के लिए दफन हो जाएं, और उसकी जगह पर एक मंदिर और एक बगीचा बनाया गया। माया को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को मुक्ति। लेकिन ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या इंसाफ हमेशा शांति लाता है, या कभी-कभी शांति तक पहुंचने का रास्ता इतनी बड़ी कीमत मांगता है कि सवाल उठना लाजमी है?